सोचो समंदर का एक ऐसा सफ़र जहाँ एक बिना हथियार के कार्गो शिप और कुछ खतरनाक पायरेट्स के बीच सिर्फ समंदर का फासला हो। ये सिर्फ लूट की कहानी नहीं बल्कि करेज, फियर और सर्वाइवल का रियल लाइफ इंस्पायर्ड नाइटमेयर है। तो ज़्यादा देरी ना किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। रिचर्ड फिलिप्स एक एक्सपीरियंस्ड और डिसिप्लिन्ड कैप्टन है जो एमवी मैरिस्क अलाबामा नाम के एक बड़े कंटेनर शिप के कमांड संभालता है। ये शिप ओमान के पोर्ट ऑफ सलाह से निकलकर मोम्बासा से केनिया की तरफ जा रहा होता है और रूट में पड़ता है दुनिया का सबसे डेंजरस सी जोन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहां सोमाली पायरेट्स का खौफ हर नाविक के दिमाग में बसा होता है। फिलिप्स को पहले से ही आइडिया होता है कि ये रूट रिस्की है, इसलिए वो और उसका फर्स्ट ऑफिसर सेन मोर्फी पूरे क्रू को स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के ऑर्डर देते हैं। सबको इमरजेंसी ड्रिल्स करवाई जाती है ताकि अगर कोई थ्रेट आए तो क्रू पैनिक ना करे और दुश्मनों का डटकर सामना करे। एक रूटीन ड्रिल के दौरान फिलिप्स नोटिस करता है कि दो छोटी बोट्स शिप को फॉलो कर रही हैं। ये नॉर्मल फिशिंग बोट जैसे नहीं लगती। फिलिप्स इमीडिएटली समझ जाता है कि ये पायरेट्स हो सकते हैं। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वो रेडियो पे एक स्मार्ट मूव करता है। पायरेट्स रेडियो ट्रैफिक सुन रहे होते हैं, इसलिए फिलिप्स फेक कॉल करता है जैसे कोई यूएस नेवी से बात कर रहा हो और एयर सपोर्ट मांग रहा हो। इस बल्ब का असर ऐसा होता है कि एक बोट वापस मुड़कर चली जाती है, लेकिन दूसरी बोट जो अब्दू अली मुंह से लीड कर रहा होता है वो वापस नहीं लौटता। वो बिना डर के आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वो बोट लेकर शिप तक जा नहीं पाता क्योंकि रास्ते में ही बोट का इंजन में खराबी के कारण उन लोगों को लौटना पड़ता है। सबको लगता है कि डेंजर टल गया, लेकिन अगले दिन मूसे और उसके 3 साथी वापस आते हैं, इस बार ज्यादा प्रिपेयर्ड, 2 आउटबोट इंजिन्स के साथ। शिप पर एंटी पायरेसी मेजर्स होने के बावजूद पायरेट्स लैडर सिक्योर कर लेते हैं और धीरे धीरे शिप पर चढ़ जाते हैं। फिलिप्स तुरंत क्रू को इंजन रूम में हाइड होने का ऑर्डर देते हैं। खुद ब्रिज पर रुकता है ताकि सिचुएशन को हैंडल कर सके। पायरेट्स ब्रिज पर अटैक करते हैं और फिलिप्स को गन पॉइंट पर लेते हैं। फिलिप्स मूसे को शिप के सेफ में रखे $30,000 ऑफर करता है। सोचता है शायद पायरेट्स मान जाएंगे, लेकिन मूसे का लक्ष्य सिर्फ पैसे लूटना नहीं होता। उसे जहाज और क्रू को बंदी करके शिपिंग कंपनी से मिलियंस ऑफ डॉलर निकलवाने होते हैं। पायरेट्स जहाज के अंदर फिलिप्स को गन पॉइंट पे लेकर सर्च करने शुरू कर देते हैं बाकी क्रू मेंबर्स को। इसी बीच सेन मोर्फी नोटिस करता है कि सबसे यंग पायरेट बिलाल के पैर में कोई सैंडल नहीं है। ये छोटी सी डिटेल बाद में लाइफ सेविंग मूव बन जाती है। क्रू इंजन रूम के कॉरिडोर में ब्रोकन ग्लास बिछा देता है। चीफ इंजीनियर माइक पेरी एक बोल्ड डिसीजन लेता है। वो लूटेरे की नजरें चुराकर जहाज की मेन पावर कट कर देता है। नीचे के डेस्क अंधेरे में डूब जाता है। जब बिलाल इंजन रूम की तरफ बढ़ता है, उसके पैर ग्लास से कट जाते हैं और वो चिल्लाने लगता है। मुंह से अकेले इंजन रूम में घुस जाता है और बिलाल कैप्टन फिलिप्स के साथ वापस कंट्रोल रूम में आ जाता है। यहीं पर क्रू का मास्टर प्लान काम करता है। क्रू मूसे पर अटैक करता है और नाइफ पॉइंट करके पकड़ लेता है। प्लान होता है कि पायरेट्स को लाइफ बोट में छोड़ दिया जाए और सिचुएशन एंड की जाए।
लेकिन यहाँ स्टोरी में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। मूसे का राइट हैंड मैन नूर नज़े रिफ्यूज़ कर देता है लाइफ बोट में बैठने से जब तक कैप्टन फिलिप्स उनके साथ ना जाए। फिलिप्स अपनी क्रू की सेफ्टी के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसीजन लेता है। जैसे ही सब लाइफ बोट में होते हैं, नज़े सडनली फिलिप्स पर अटैक करता है और उसे ज़बरदस्ती लाइफ बोट में खींच लेता है। लाइफ बोट लॉन्च हो जाती है और फिलिप्स ऑफिशियली हॉस्टेज बन चुका होता है। समंदर के बीच लाइफ बोट सोमालिया की तरफ बढ़ने लगती है। पायरेट्स के बीच टेंशन बढ़ने लगता है। उनका खत खत्म होने लगता है, जो ऐसे पौधे हैं जिससे उन्हें प्रोत्साहित मिलता है। उनके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आने लगती है और उनका मदरशिप से कांटेक्ट टूट जाता है। नज़े मूसे की लीडरशिप पर सवाल उठाता है। एटमॉस्फेयर और ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। तभी अचानक फिलिप्स के क्रू मेंबर्स की कांटेक्ट हो जाती है यूएसएस ब्रेनब्रिज से। ये एक यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर और उन्हें फिलिप्स की हॉस्टेज होने के बारे में पता चलता है। ब्रेनब्रिज के कैप्टन फ्रैंक कैस्टेलानो को क्लियर ऑर्डर्स मिलते हैं पायरेट्स को किसी भी हाल में सोमाली कोस्ट तक पहुंचने नहीं देना है। नेगोशिएशन स्टार्ट होती है। नेवी पीसफुल सॉल्यूशन चाहते हैं, लेकिन मूसे सरेंडर करने को रेडी नहीं होता। इसी बातचीत के दौरान फिलिप्स मौका देखकर पानी में कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। वापस लाइफ बोट में हॉस्टेज हो जाता है। एडिशनल यूएस शिप्स लाइफ बोट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सिचुएशन और टेंस हो जाती है। इसी बीच एलिट यूनिट डेब्रू स्नाइपर्स सील टीम 6 सीक्रेटली पैराशूट करके पोजीशन ले लेते हैं। लाइफ बोट को ब्रेनब्रिज टो करने लगता है ताकि कंट्रोल में रखा जा सके। मूसे को ट्रिक करके ब्रेनब्रिज पर बुलाया जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि उसके क्लैन लीडर नेगोशिएशन के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये एक टैक्टिकल झूठ होता है। मूसे अरेस्ट हो जाता है। लाइफ बोट के अंदर नाज़े पूरी तरह से कंट्रोल ले लेता है। फिलिप्स मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड हो जाता है। वो अपनी वाइफ के लिए एक गुड बाय लेटर लिखता है, सोचकर कि शायद जिंदा ना बचे। नाज़ी वो लेटर देख लेता है और छीन लेता है। फिर इस लास्ट अटेम्प्ट में नाज़े पर अटैक कर देता है, लेकिन बिलाल उसे गन के पीछे से पीठ पर मार देता है। इसके बाद नाज़ी कैप्टन फिलिप्स को बहुत ज़्यादा पीटता है। इसके बाद फिलिप्स को वो ब्लाइंडफोल्ड करके मारने की कोशिश करता है। नाज़े फिलिप्स को शूट करने ही वाला होता है और तब एक परफेक्ट सिनेमैटिक मोमेंट होता है। ब्रेनब्रिज टोइंग रोक देता है। लाइफ बोट हिलने लगता है और नाज़े, बिलाल और एल्मी बैलेंस लूज कर देते हैं। इसी स्प्लिट सेकेंड में 3 डेब्रू स्नाइपर्स एक साथ परफेक्ट शॉट लेते हैं। तीनों पायरेट्स इंस्टेंटली मर जाते हैं। फिलिप्स सेफ होता है। फिलिप्स को लाइफ बोट से बाहर निकाला जाता है। वो शॉक में होता है, रो रहा होता है, बोल भी नहीं पा रहा है। मेडिकल टीम उसका ट्रीटमेंट करता है। आंसुओं के बीच वो रेस्क्यू टीम को थैंक यू बोलता है, एक जिंदा बचे हुए इंसान की तरह जो मौत को बहुत करीब से देखकर लौटा हो। ये मूवी सिर्फ लुटेरों की कहानी नहीं है, ये लीडरशिप, सैक्रिफाइस, फियर और ह्यूमन एंड्योरेंस की कहानी है, जहां एक नॉर्मल कैप्टन एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज दिखाता है। अगर आपको रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरीज पसंद हैं तो ये मूवी एक बार ज़रूर देखिए। कमेंट्स में बताइए आप फिलिप्स की जगह होते तो क्या डिसीजन लेते। नमस्ते।